हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम अपने एसएसटी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर चल रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो आपकी है 2011 की चल रही है और आज आपकी 2011 की प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगी। आज आपकी 6वीं वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में हमने आपको 10-10 क्वेश्चन कराए हैं, तो आज भी हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे। कल से आपकी 2012 की प्रैक्टिस सेट चलेगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने आपको 50 तक पढ़ा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है नहीं। नहीं शब्द जब आता है तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ऑप्शन बी है इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। ऑप्शन सी है पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। ऑप्शन डी है पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। देखिए, स्थल मंडल की विशेषता क्या नहीं है वह पूछा गया है, तो उत्तर बताइएगा कि क्या होगा इसमें से एक विशेषता है जो स्थल मंडल की नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आप सभी अपना एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। उसमें नंबरिंग क्या करिए, 1 2 3 4 5 10 तक करिएगा। जब मैं क्वेश्चन बताती हूँ तो आप अपने मन से यहाँ पर उत्तर लिखा करिए। जब मैं उत्तर बताती हूँ तो उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। बाकी लास्ट में काउंट करिए कि 10 में से आपने कितना सही किया है। अगर 10 में से आपने 5 और 6 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं तो लास्ट तक आते आते आप 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन सही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए उत्तर बताइए। तो चलिए इसका हम जो उत्तर है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा सही होगा। यह विशेषता नहीं होगी कि पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो 97% नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इसका जो जल होता है वो आपको 71 तथा स्थल मंडल में आपको 29%, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर जो जल एवं थल दोनों स्थिति है जिसमें जल मंडल आपका कितना है 71% है और थल मंडल आपका क्या है 29% है। तो इसको याद रखिएगा, 71 और 29%, ठीक है। 97% नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 आपका दिया गया है कि हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए है धर्म, बी है लिंग, सी है संपत्ति, डी आपका शिक्षा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा कि उन मानदंडों में से एक नहीं है। नहीं का ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं याद रखिएगा। इसमें से 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से जो हमारा संपत्ति होगा वो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह गति नहीं है। पूछा गया कि जल का प्रवाह या गति नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा है। ऑप्शन ए है जल चक्र, बी है ज्वार भाटा, सी है धाराएं, डी है तरंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। देखिए, महासागर का जो जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार क्या करता है, गतिमान करता है। तो इसमें से ऐसा एक है जो जल प्रवाह या गति नहीं करता है, वो कौन सा है। तो देखिए, जो हमारा जल चक्र होता है वो गति नहीं करता है, ठीक है। बाकी जो धाराएं होती हैं वो यूं करके आती हैं, ठीक है, और तरंगे भी ऐसे करके आती हैं, सीधा ज्वार भाटा भी ऊपर की तरफ लहर की तरह उठता है। तो ये सारी चीजें तीनों क्या है आपकी, ये जल प्रवाह करती हैं, लेकिन जो हमारा जल चक्र है वो प्रवाह नहीं करता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपका दिया गया है कि मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। देखिए, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आप नहीं वाला क्वेश्चन मतलब ध्यान में रखा करिए कि नहीं क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या है। जैसे ही नहीं पूछता है आपका सारा क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। जब हम नहीं ध्यान नहीं देते तो कभी कभी क्या होता है कि आंसर क्या होता है कि हमें पहले ही मिल जाता है, पॉजिटिव चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए, ये याद रखिएगा, जब क्वेश्चन निगेटिव है
तो उत्तर भी निगेटिव होगा। कभी कभी हम क्वेश्चन निगेटिव को नहीं देख पाते हैं और हम पॉजिटिव ऑप्शन को ही ले लेते हैं और उसी को टिक कर देते हैं कि यही टिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं देखना है। आप नहीं का हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है कि सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। बी है उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। सी है एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। और डी आपका है कि उन व्यक्तियों को के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा आपका, उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है वो क्या है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से ये स्रोत का सामग्री नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसको सही करिएगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 आपका दिया गया है कि बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती हैं जब, ऑप्शन ए है शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। बी है शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। ऑप्शन सी है उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। और ऑप्शन डी आपका है कि शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चे के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती हैं जब, इसमें से चारों ऑप्शन में से गतिविधियां तभी प्रभावित होगी जब आप एक शिक्षिका हैं। इनमें से क्या करेंगी आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए कराती है, बिल्कुल नहीं। बस हमें ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि बस हमें पाठ्य योजना ही कराना है। दूसरा भी हमारा गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हम उसको देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि उनका विश्वास होता है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। जो गतिविधि आधारित शिक्षा होती है, एक टीचर का मानना होता है कि ये बच्चे की अवधारणा को समझने में क्या करता है, मदद करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है, ठीक है। देखिए इधर जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके पेडागोजी से हैं। इसके पहले जो हमने 5 वीडियो बनाई है या 5 वीडियो, उसमें से कुछ पेडागोजी भी है और बाकी आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा 5 वीडियो, वो हमने प्लेलिस्ट आपको बना दिया है। 56 में है कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। ऑप्शन ए है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थी की मदद करता है। ऑप्शन सी है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। ऑप्शन डी है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि माध्यमिक विद्यालय जो आपका है उसमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में क्या अनुचित है। देखिए अनुचित पूछा है, ठीक है। इसमें से 3 है जो उचित हैं, लेकिन एक आपको अनुचित पूछा है। ये आप ध्यान नहीं देंगे तो आप उचित वाला लगा देंगे। लेकिन देखिए कैसे क्वेश्चन फंसाया आप सभी को। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए सारे क्वेश्चन में आपको फंसाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे सही होगा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का जो हिस्सा है वो सिर्फ राजाओं के बारे में जानने के लिए या युद्ध के बारे में जानने के लिए हम पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये अनुचित बात कही गई यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, अनुचित बातें हैं, तो यही हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि अनुचित हमसे पूछा गया है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपका है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। फिर देखिए नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। ऑप्शन बी है आर्थिक विकास। ऑप्शन सी है पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी। ऑप्शन डी है कि भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन की समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो नहीं पूछा गया है कि जब स्वतंत्रता हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी, तो उसके तुरंत बाद भारत में
ऐसी इन चारों में से ऐसी एक समस्या है जिसका सामना नहीं किया गया था? उत्तर दीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का जो बंटवारा है, इसमें समस्या का सामना नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या है कि नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिया गया है कि आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है कि साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके बारे में वे लिखते। ऑप्शन बी है यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। ऑप्शन सी है वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थी को भ्रमित करेंगे। और ऑप्शन डी है कि इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं इसलिए इन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पूछिएगा कि ये लास्ट में जो चैप्टर होता है आपका पाठ्यचर्या का जो लास्ट होता है जहाँ पर आपको दिया जाता है कि आइए सीखते हैं या क्वेश्चन आंसर जो दिया जाता है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया आपको। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। आइए देख लेते हैं कि यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि चर्चा अगर आप करेंगे, चर्चा प्रारंभ करेंगे तो बच्चे अपना तर्क लगाएंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जो स्त्री और पुरुष थे इस तरीके से रहते थे, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फिर से नहीं दे दिया, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, ऑप्शन ए है कि यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। ऑप्शन बी है यह किसान और शिल्पकारों जैसे समूह कारकों और समुदाय के योगदान को बताने की कोशिश है। ऑप्शन ए भी सही लग रहा है आपको क्योंकि केवल राजा रानियों के बारे में बात नहीं करता, सही बात है। यह इस तरीके के योगदान को बताने की कोशिश है, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी देख लेते हैं कि यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बचा डी, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा है तो हमारा उत्तर भी नहीं वाला ही होगा। क्वेश्चन अगर निगेटिव दिखता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो उत्तर निगेटिव। क्वेश्चन पॉजिटिव दिखा तो उत्तर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये अगर आप सीटेट में एक कॉन्सेप्ट बैठा लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? मतलब बिगड़ जाने का मतलब क्या है, एक आपको कथन पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि यह उन्हें अधिक धन देगा। बी है कि शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। सी है कि वे अपवित्र हो जाएंगी। डी आपका है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। ये 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में लोग स्त्रियों को थोड़ा कम शिक्षा देने की कोशिश करते थे। क्यों करते थे? और उनको लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां क्या होंगी, बिगड़ जाएंगी इस दौरान। कब? 19वीं शताब्दी में। तो उत्तर देखिए क्या होगा। देखिए इन्हें इसलिए लगता था कि शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलेगी, ठीक है, शिक्षा के कारण क्या उन्हें जो शक्ति मिलेगी उसके कारण वे क्या है, पारंपरिक भूमिकाओं से दूर होती जाती। इसलिए इन्हें ऐसा लगता था कि अगर ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगी तो इनकी जो पारंपरिक भूमिकाएं हैं इससे वो दूर होती जाएंगी। पारंपरिक भूमिकाओं का मतलब क्या है
कि अभी आज के सिचुएशन में देख लीजिएगा कि पहले क्या होता था कि अगर स्त्री खाना बना रही है तो स्त्री ही बनाएगी, अगर स्त्री नौकरी करके आ रही है तो भी उसका काम है खाना बनाना, अगर पति नौकरी करके आ रहा है तो वो खाना बना नहीं सकता, भले स्त्री उसके कपड़े धुले, खाना बनाए, बर्तन साफ करे और वो नौकरी भी करे। लेकिन अगर एक पुरुष है, वो उस टाइम नौकरी करता था तो वो सिर्फ नौकरी से ही मतलब रखता था। लेकिन आज 19वीं शताब्दी के बाद आज जो शताब्दी आपकी चल रही है 20वीं, उसमें क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जा रहा है। पहले ये भय रहता था कि स्त्रियों को अगर हम ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो हमारी बातें नहीं सुनेंगी, अपने मन की हो जाएंगी, ये बिगड़ जाएंगी, इस तरीके की चीज़ें पहले चलती थी। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। लेकिन अभी भी ये चीज़ें गाँव में, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर अभी भी ये चीज़ें हैं कि लड़कियों को सिर्फ पढ़ा दीजिए, वहीं तक पढ़ाइए जहाँ तक सिर्फ इनकी शादियाँ हो जाए, ठीक है। उनको ये चीज़ें अभी भी, हमें लगता है कि 60% ही लोग ऐसा करते हैं, बल्कि 40% अभी भी ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ें आती हैं कि लड़कियों को सिर्फ शादी के लिए पढ़ाया जाता है। शादी के लिए पढ़ा दीजिए, चूल्हा चौका करना ही है। देखिए, जब पहले से आप लड़कियों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देंगे कि तुम्हें चूल्हा चौका ही करना है, तुमको बस MA BA BSc तक ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है, तो उनका भी एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि मुझे यही तक पढ़ना है, आगे नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन कभी भी आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट नहीं बैठा के रखेंगे कि हमें यहीं तक जाना है। आप हमेशा आगे जाने की कोशिश करिए। देखिए, पहले के लोग यही सोचते थे और पहले की लड़कियों में भी एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता था। तो पहले के लोग, हमने देखा है कि वो खुद नहीं पढ़ते थे, अपने भाइयों को पढ़ाती थी, अपने भाइयों के लिए सारी चीज़ें करती थी, भले वो अनपढ़ रहती थी। लेकिन आज सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सी जगहों पे ये चीज़ें अभी सेम हैं, वैसे ही सिचुएशन है, बहुत सारे घरों में भी अभी वैसे सिचुएशन है। तो बाकी जो लड़कियां हैं वो अपने से स्टैंड लेंगी तभी आगे जाएंगी। हम लड़कियों के लिए कहना चाहते हैं, जब तक आप अपने से अपना स्टैंड नहीं लेंगी तब तक आप कभी आगे नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में जो हमारा है 2012 का आप सभी का पेपर चलेगा, ठीक है। और 2011 खत्म हो गया आपका, 12 चलेगा, फिर उसके बाद 13, इस तरीके से करते करते हमको 2024 तक हम कवर करेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन है प्रॉपर पूरी NCERT को हम कवर कर लें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ या जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू एवरीवन।